क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशाल साम्राज्य का पतन और एक शक्तिशाली राजशाही परिवार का खौफनाक अंत किसी एक साधारण व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम सकता है। रशियन एम्पायर का पतन होना और रोमानोव रॉयल परिवार की हत्या, ये दोनों ही भयानक घटनाएं सर्बिया के एक असाधारण व्यक्ति ग्रेगोरी रास्पुतिन से बहुत करीब से जुड़ी है। एक गरीब और अनपढ़ किसान जो रशियन रॉयल परिवार का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन बैठा। कोई उसे एक प्रभावशाली आध्यात्मिक चिकित्सक मानता था तो कोई एक खतरनाक धोखेबाज। आज हम इस आधुनिक इतिहास के सबसे रहस्यमयी और विवादित व्यक्ति के जीवन की सच्चाई से पर्दा उठाएंगे और अफवाहों से परे जाकर सच जानेंगे। ग्रेगोरी रास्पुतिन का जन्म 21 जनवरी 1869 को सर्बिया की तूरा नदी के पास पोक्रोवस्कोय में हुआ। उसके पेरेंट्स येफिम रास्पुतिन और एना रास्पुतिन गांव के सबसे गरीब किसान थे। उसके पिता गांव के चर्च के बुजुर्ग भी थे, यानी चर्च की जिम्मेदारी इनके हाथों थी। रास्पुतिन के परिवार में 7 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सिर्फ वही था जो सर्वाइव कर पाया। वो ऐसे सख्त रूरल एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ जहां लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म और चमत्कारों से जुड़ी लोक मान्यताओं से बहुत अधिक प्रभावित थे। रास्पुतिन स्कूल कुछ ही महीनों तक गया और उसने कभी ठीक तरह से पढ़ना लिखना नहीं सीखा और अपनी पूरी जिंदगी अनपढ़ ही रहा। रास्पुतिन के बारे में ज्यादातर जानकारी लोकल रिकॉर्ड्स और बाद की ऐतिहासिक डिस्क्रिप्शन से मिलती है। यहाँ तक कि हिस्टोरियन डगलस स्मिथ के अनुसार रास्पुतिन के पहले की लाइफ इतिहास में एक ब्लैक होल की तरह है। मतलब उसके बचपन और शुरुआती जीवन के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। लोकल रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि रास्पुतिन अपने बचपन में थोड़ा शरारती हुआ करता था। वो शराब पीता, छोटी मोटी चोरी करता और लोकल अथॉरिटीज को सम्मान नहीं करता था। लेकिन ऐसे कोई एविडेंस नहीं है जहां पर उसने घोड़े की चोरी, धर्म की बुराई या झूठी गवाही देने जैसे सीरियस अपराध किए हों। छोटी उम्र से ही रास्पुतिन में ऐसा आकर्षण था जो महिलाओं को अट्रैक्ट करता था। कम उम्र में शादी होने के बाद भी वो लॉयल नहीं रहा और दूसरी औरतों के साथ भी संबंध बनाता रहा। गांव और अस्पताल के लोगों ने उसकी इस हरकत के बारे में बात करने लगे और उसकी इमेज एक गलत आदमी के रूप में बन गई और इसके कारण रास्पुतिन नाम को बिगड़ा हुआ या अयाज शब्दों से जोड़ा जाने लगा। फिर 1897 तक जब वो 28 साल का हो गया, उसके बारे में घोड़ों की चोरी करना, शराबी और तरह तरह की अफवाहें बढ़ गई और इन्हीं सब अफवाहों और बढ़ते खराब स्टेटस के कारण उसने घर छोड़ दिया और धार्मिक रास्ता अपनाने के लिए निकल गया। हालांकि हिस्टोरियंस अभी भी इस बात से सहमत नहीं है। 1897 में घर, परिवार और गांव छोड़ने का क्या कारण था, उसकी सच्चाई आज तक पता नहीं चल पाई है। कुछ का मानना यह है कि वो गांव की मुसीबतों से बचकर भागना चाहता था और कुछ ये मानते थे कि किसी धार्मिक स्टूडेंट के प्रभाव में उसको धार्मिक अनुभव हुआ, लेकिन इन सभी का क्लियर प्रूफ नहीं है। और यहाँ तक कि आज भी लोग इस बारे में चर्चा करते हैं कि उसके जीवन का ये बड़ा बदलाव कैसे हुआ। वर्खतुरिये के सेंट निकोलस मॉनेस्ट्री में उसने पढ़ना लिखना सीखा। इसी समय उसे मॉन्क बनने की इच्छा हुई। मॉनेस्ट्री में काफी बड़े बड़े धार्मिक रीति रिवाज होते थे और काफी आध्यात्मिक माहौल था और इन सब से वो काफी आकर्षित हुआ, जिसके कारण उसका विचार धार्मिक और रहस्यमयी विचारों की ओर बढ़ता गया। मॉनेस्ट्री में रुकने के दौरान उसकी मुलाकात प्रसिद्ध धार्मिक व्यक्ति मैकरी से हुई। मैकरी ने पहले भी जार निकोलस सेकंड और महारानी अलेक्जेंड्रा को धार्मिक मामलों में सलाह दे चुका था और इससे रास्पुतिन को पता चला कि वो आगे चलकर किस तरह की धार्मिक भूमिका निभाएगा। आध्यात्मिक रास्ता अपनाने के बाद वो स्ट्रानिक की तरह रहने लगा। स्ट्रानिक वो होते थे जो सारी सांसारिक चीजों का त्याग कर दें, लोगों की दया पर निर्भर रहें और एक साधारण जीवन व्यतीत करें। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे और दुनिया और लोगों के लिए दुआ करते थे। उस समय के रशिया में ऐसे लोगों को काफी रिस्पेक्ट दिया करते थे। स्ट्रानिक बनने के बाद वो 1900 में माउंट एथोस की जर्नी पर निकल गया और कुछ सालों तक धार्मिक व्यक्ति की तरह घूमते टहलते वो 1903 में सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचता है, जहां वो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के बहुत ही खास लोग जैसे थियोफान और हरमोजन से मिलता है और उनके द्वारा वो शहर के कई पावरफुल और अमीर लोगों से मिलता है। उस समय सेंट पीटर्सबर्ग के रईस लोग रहस्यवाद और आध्यात्मिकता जैसी चीजों की ओर काफी इंटरेस्टेड थे और रास्पुतिन को एक घूमने वाला धार्मिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो लोगों का इलाज करता था, जिसके कारण लोग उसको सेंट पीटर्सबर्ग में पसंद करने लगे और वो पॉपुलर होने लगा और इसकी वजह से उसको हाई सोसाइटी में शामिल किया जाने लगा। बहुत ही जल्द उसकी कई फीमेल्स फॉलोअर्स बन गई, जिनमें से एक थी मैडम लोखतीना, जो कि एक हाई सोसाइटी की महिला थी और ऐसा कहा जाता है कि उसने रास्पुतिन के प्रभाव में आकर अपनी लाइफस्टाइल को बदल दिया। लोगों का यह भी मानना था कि रास्पुतिन ने उसकी एक गंभीर बीमारी का इलाज भी किया था जिसे डॉक्टर्स भी नहीं ठीक कर पाए थे। सेंट पीटर्सबर्ग में ही रास्पुतिन की मुलाकात 2 औरतों से होती है जो राजघराने से बिलोंग करती थी और जिन्हें ब्लैक प्रिंसेसेस कहा जाता था क्योंकि दोनों का रहस्यवाद और आध्यात्मिकता की ओर लगाव था। ये औरतें जार के चचेरे भाइयों की पत्नियां थी और उन्होंने ही रास्पुतिन को जार के परिवार से मिलवाया। 1 नवंबर 1905 को जार निकोलस सेकंड ने अपनी डायरी में लिखता है कि वो और उसकी पत्नी अलेक्जेंड्रा भगवान के आदमी टोबोलोस्क के ग्रेगोरी से मिलते हैं
और यहीं से रास्पुतिन के राजघराने से रिश्ते अच्छे होने लगते हैं। इसके बाद जार के बेटे एलेक्सी, जिसे हीमोफीलिया था, जिसमें एक छोटा सा घाव भी सीरियस ब्लीडिंग करवा सकता है, उसकी प्रार्थना के लिए रास्पुतिन को बुलाया जाता है। और जार की पत्नी अलेक्जेंड्रा को पूरी तरह से भरोसा था कि रास्पुतिन उसके बेटे को प्रार्थना के द्वारा हेल्प कर सकता है। 1912 में क्या होता है कि एलेक्सी बुरी तरह से कैरेज एक्सीडेंट में घायल हो जाता है और इंटरनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि अलेक्जेंड्रा रास्पुतिन को मदद मांगने के लिए मैसेज भेजती है। और उसके जवाब में रास्पुतिन लिखता है कि भगवान ने तुम्हारे आंसुओं और दुखों को देख लिया है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, बच्चे को कुछ नहीं होगा और डॉक्टर्स को ज्यादा परेशान करने मत देना। इसके बाद एलेक्सी की हेल्थ में काफी ज्यादा सुधार हुआ और इससे अलेक्जेंड्रा रास्पुतिन पर और भरोसा करने लगी, जिसके थ्रू रास्पुतिन का इन्फ्लुएंस रॉयल कोर्ट में और भी बढ़ गया। अलेक्जेंड्रा ने पूरी तरह मान लिया था कि रास्पुतिन एक पवित्र इंसान है और इसलिए जार निकोलस ने भी उसको प्रोटेक्ट किया। 1911 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर प्योत्र स्टोलपिनी ने रास्पुतिन के खराब और अनैतिक आचरण का दोषी ठहराते हुए जार को एक रिपोर्ट भेजा और इस रिपोर्ट के बाद निकोलस ने रास्पुतिन को पीटर्सबर्ग से निकाल दिया। लेकिन अलेक्जेंड्रा ने इस मामले में दखल दिया और निकोलस को रास्पुतिन को वापस बुलाने के लिए कन्विंस कर लिया। निकोलस मान गया क्योंकि वो अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहता था और साथ ही उसे ये डर था कि अगर रास्पुतिन नहीं रहा तो उसके बेटे की हेल्थ फिर से बिगड़ सकती है। रशियन रॉयल कोर्ट में रास्पुतिन काफी पावरफुल हो गया था और इससे कई बड़े लोगों को दिक्कत हो रही थी। जार निकोलस की मां मारिया फ्योदोरोवना इससे काफी चिंतित हुई। उन्होंने अलेक्जेंड्रा को वार्न भी किया कि वो रास्पुतिन के प्रभाव में आकर शाही परिवार और अपने आप को नुकसान पहुंचा रही हैं। वो रास्पुतिन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी और ये मानती थी कि वो एक चालाक धोखेबाज है जो एक पवित्र इंसान बनने का ढोंग कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर प्योत्र स्टोलपिनी भी रास्पुतिन को पसंद नहीं करते थे। जब वो रास्पुतिन से पहली बार मिले तो उन्हें यह महसूस हुआ कि रास्पुतिन का लोगों पर एक अलग तरह का प्रभाव है, जैसे कि वो उन्हें मानसिक रूप से काबू कर सकता हो। कुल मिलाकर रशियन शाही परिवार के कुछ लोगों का रास्पुतिन के प्रति मिक्स्ड फीलिंग्स थी। कुछ लोग उससे परेशान थे, लेकिन वो उसकी पर्सनालिटी और इन्फ्लुएंस को इग्नोर नहीं कर सकते थे और इसकी वजह से वो रॉयल परिवार के बेहद करीब रहा। रास्पुतिन के पास कोई सरकारी पद नहीं था, लेकिन वह अलेक्जेंड्रा के काफी करीब था और इसी वजह से 1915 से 16 के सरकारी मामलों में और वर्ल्ड वॉर 1 के भी मामलों में उसको खास पहुंच मिल गई थी। वो और अलेक्जेंड्रा अक्सर सरकारी मिनिस्टर्स की नियुक्ति में दखल देते थे और उनके लगातार बदलावों से कई बार मिनिस्टर्स बदले गए, जिसे लोग मिनिस्टीरियल लीव फ्रॉग कहने लगे। जैसे 1916 में रास्पुतिन ने बोरिस स्टूरमर को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए अपना सपोर्ट दिया और स्टूरमर भी रास्पुतिन का फॉलोवर रहता है। उसने अलेक्जेंडर प्रोटोपोपोव को भी इंटीरियर मिनिस्टर बनने के लिए सपोर्ट किया, जबकि वो अपने काम में अच्छा नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि कई लायक और अनुभवी ऑफिशियल्स को सिर्फ इसलिए निकालकर बदल दिया गया क्योंकि वो रास्पुतिन और महारानी के लॉयल नहीं थे। उस समय लोगों ने इन फैसलों के लिए रास्पुतिन को ब्लेम किया और कहा कि वो अब राजनीतिक और इंटरनल मामलों में ज्यादा दखल दे रहा है। लेकिन हिस्टोरियंस का कहना यह है कि ज्यादातर ये फैसले जार निकोलस के कहने पर हुआ क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान वो लॉयल और स्ट्रिक्ट लोगों को चाहता था। इसके अलावा रास्पुतिन हमेशा अपनी बात मनवाने में सफल नहीं होता था। जैसे नवंबर 1916 में जार ने बोरिस स्टूरमर को बदलकर अलेक्जेंडर ट्रेपोव को प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना, जबकि अलेक्जेंड्रा इसके खिलाफ थी। वहीं प्रोफेसर डोमिनिक लिवेन ये कहते हैं कि रास्पुतिन के पास चर्च के मामलों के अलावा और कोई पावर नहीं थी। उसके बारे में सरकार को कंट्रोल करने की ज्यादातर कहानियां अफवाहें थी। दिसंबर 2016 के आखिर में कुछ रईस नोबल्स ने रास्पुतिन को मारने का प्लान बनाया। उनका यह मानना था कि रूसी राजशाही राजनीतिक सभी समस्याओं का कारण रास्पुतिन ही है और जिसके बढ़ते प्रभाव से जार निकोलस और उनकी पत्नी उसके इशारे पर चल रहे हैं। 21 नवंबर 1916 को व्लादिमीर पुरुशकेविच एक लेटर लिखता है प्रिंस फेलिक्स यूसिपोव को, जो कि एक पैसे वाला आदमी था जिसने जार की भतीजी इरीना से शादी किया था और जो कि रास्पुतिन को मारने की योजना में शामिल था। और लेटर में व्लादिमीर पुरुशकेविच कहता है कि वो रास्पुतिन को मारने की योजना बना रहा है। उसने ये भी कहा कि उसे मारना बहुत ही जरूरी है और अगर उसे नहीं मारेंगे तो रसिया को काफी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही उसने ये भी कहा कि इस योजना में जार निकोलस के चचेरे भाई ग्रैंड ड्यूक दिमित्री पाव्लोविच भी शामिल है। यूसुपोव का जवाब थोड़ा मिला जुला था क्योंकि वो इस बात से चिढ़ा हुआ था कि पुरुशकेविच उससे बिना पूछे रास्पुतिन को मारने की योजना बना रहा है, लेकिन उसी समय ही वो उस योजना का हिस्सा बन गया। इससे ये साफ पता चलता है कि लोग रास्पुतिन को मारने के लिए काफी ज्यादा सीरियस थे। रास्पुतिन को मारने के बाद यूसिपोव ने बताया कि रास्पुतिन को पहले जहर दिया, फिर गोली मारी और आखिर में डुबा दिया। रास्पुतिन का मर्डर 16-17 दिसंबर 1916 की रात को सेंट पीटर्सबर्ग के मोइका पैलेस में हुई, जिसे यूसिपोव पैलेस भी कहा जाता है, जो बेसिकली प्रिंस फेलिक्स यूसिपोव का घर भी था।
रास्पुतिन को चालाकी से वहां बुलाया गया, ये बताकर कि रास्पुतिन यूसुपोव की पत्नी से मिलेगा। उसको पैलेस के बेसमेंट में ले जाया गया जहां खाना और वाइन दिया गया और ऐसा कहा जाता है कि उसी खाने में जहर मिलाया गया था। उसके बाद यूसुपोव ने रास्पुतिन को पास से गोली मारा। लोगों को लगा कि वो मर गया है तो वो सब वहां से चले गए, लेकिन रास्पुतिन अभी भी जिंदा था और वो भागने की कोशिश करने लगा। तभी वही लोग उसका पीछा करने लगे और व्लादिमीर पुरुशकेविच ने उस पर कई राउंड्स और गोलियां चलाई और एक गोली रास्पुतिन के सिर पर लगी जिससे उसकी डेथ हुई। उसके बाद उसकी लाश को उन सब ने बांधा और शहर के बाहर नेवा नदी में फेंक दिया। बाद में उसकी लाश पुलिस को मिली। जांच में ये सामने आया कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन वो बड़े और पावरफुल लोग थे तो उनको सजा नहीं मिली। यूसुपोव और ग्रैंड ड्यूक दिमित्री पाव्लोविच को केवल देश से बाहर निकाला गया था। समय के साथ खासकर यूसुपोव की कहानियों की वजह से रास्पुतिन के मर्डर की स्टोरी सच से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, जिससे ये एक फेमस कहानी बन गया। तो दोस्तों, ये थी रास्पुतिन की मिस्टीरियस कहानी जिसने रशियन हिस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। एक अनपढ़ किसान से लेकर शाही महल के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल होना और फिर उसका डरावना अंत। ये कहानी हमें हिस्ट्री का एक ऐसा लेसन देती है कि सत्ता में अंधभक्ति और अयोग्यता मिल जाती है तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी गिर जाता है।